जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 20 गमन एवं संचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। संचलन जीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जंतुओं और पादपों में अनेक तरह के संचलन पाए जाते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिकीय जीव होता है जो कि जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन करता है। वही इसका साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाप के द्वारा, कशाप के द्वारा, स्पर्शकों के द्वारा संचलन करते हैं। मनुष्य अपने पैर, जबड़े, पलक, जीवा आदि को गतिशील करते हैं। कुछ संचलनों में एक स्थान या अवस्थिति में परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचालनों को ही हम गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, तैरना सभी गमन के रूप हैं। चलन की संरचनाओं अन्य प्रकार की गति का संलग्न संरचनाओं से भिन्नता उनमें पाई जाती है। उदाहरण के लिए पेरेमीशियम पक्षमाप भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवहन व प्रचलन करते हैं। पक्षमाप भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य करते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलने दोनों में प्रयोग करते हैं। हम अपने पैरों को शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं, चलन के लिए प्रयोग में लाते हैं। उपरोक्त प्रेक्षणों से हमें यह संकेत मिलता है कि गति और चलन एक दूसरे से पृथक नहीं है, दोनों के बीच संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ गति के प्रकार। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार से गति करती हैं, यथा अमीबियन या अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे कि महाभक्षाणु और श्वेताणु, जिसको कि ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही और गति द्वारा कुकुट पाद बनाकर की जाती है। क्योंकि अमीबा की तरह ही गति दिखती है, इसलिए इसको अमीबीय गति कहते हैं। कोशिका कंकाल तंत्र जैसे कि सूक्ष्म तंतु में भी अमीबीय गति के द्वारा गति संभव होती है या अमीबीय गति होती है। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो कि पक्षमाप या उपभित्ति में अवसरित होते हैं, पक्षमाप गति करते हैं। श्वास नली में पक्षमापों में यह समावित गति वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करते हैं। धूल के कणों, बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद करते हैं। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब के परिवहन पक्षमाप गति की सहायता से होता है। हमारे पैर, जबड़े, जीवा आदि में गति के लिए पेशीय गति आवश्यक होती है। पेशियों में संकुचन का गुण प्रभावी होता है और उसका उपयोग मनुष्य अधिकांश बहुकोशिकीय जीव में चलन या अन्य क्रिया या अन्य गतियों के लिए करते हैं। चलन के लिए पेशीय कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समावनित या पूर्ण क्रिया की आवश्यकता होती है और इस अध्याय में हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। पहला मैं आपको बता रही हूँ पेशी। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक होते हैं जिसकी उत्पत्ति जो है वो अध्ययनजत या अध्ययन स्तर से होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 40 से 50% भाग पेशियों का होता है। इसके कई विशेष गुण होते हैं: उत्तेजनशीलता, सकुशनशीलता, प्रसाय और प्रत्यास्थता। पेशियों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे स्थापन, रंग, रूप और उनकी क्रियाविधि के आधार पर, नियमन पद्धति के आधार पर। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां होती हैं: कंकाल, अंतरंग और हृदय। कंकाल पेशी देखें हम, शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट यह पाई जाती है। सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर हमें इनमें धारियां प्रतीत होती हैं, अतः इन्हें हम रेखित पेशी कहते हैं। चूँकि इनकी क्रियाओं की तंत्रिका तंत्र के द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण रहता है, इसलिए इनको हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में मदद करती हैं। अंतरंग पेशियाँ, ये खोखले अंतरंग जैसे आहार नाल, जनन मार्ग यहाँ पर स्थित होती हैं। ये अरेखित और चिकनी दिखती हैं। इन्हें चिकनी और अरेखित पेशियों के नाम से भी जानते हैं। इनकी क्रियाविधि तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण से नहीं होती है, इसलिए इनको अनैच्छिक प्रक्रिया या अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। ये पाचन मार्ग द्वारा, भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक यानी गैमेट्स के परिवहन
में सहायता करती हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, हृदय पेशियाँ, हृदय की पेशियाँ। कई हृदय पेशियाँ कोशिकाएं हृदय की पेशी गठन के लिए शाश्वत रचना को एकत्रित करके करती हैं या एकत्रित होकर ही होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय की पेशियाँ रेखित होती हैं। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं से सीधे नियंत्रित नहीं करता। कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए इसका विस्तार में परीक्षण करते हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल कोशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं का बना होता है जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरी रहती हैं। इन्हें हम संपट या इंग्लिश में फेसिया कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक रेशे प्लाज्मा झिल्ली से घिरे हुए होते हैं जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। पेशी रेशा एक संघ कोशिका है क्योंकि पेशी द्रव में कई केंद्रक होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पेशी रेशो या पेशी द्रव्य जालिका कैल्शियम आयन के भंडार गृह होती है। पेशी रेशा एक प्रकार का विशेष पेशी द्रव समानांतर रूप में व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति में होता है जिसे हम पेशी तंतु, पेशी तुंग यानी माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु यानी माइक्रोफाइब्रिल्स में क्रमबद्ध गहरे हल्के रंग के बैंड्स होते हैं और पेशी जो रेशक हैं उनका विस्तृत अध्ययन यह स्थापित कर देता है कि इनकी रेखित रूप में दो प्रोटीन होते हैं। इनमें एक एक्टिन, एक मायोसिन। हल्के बैंडों में एक्टिन प्रोटीन होता है। इन्हें आई बैंड, समदेशिक बैंड भी कहते हैं, जबकि गहरे बैंड को हम ए बैंड या विषमदेशिक बैंड भी कहते हैं जिसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। दोनों प्रोटीन क्षणनुमा संरचनाओं के परस्पर समानांतर पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले और मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है जिससे कि हम जेड रेखा के नाम से जानते हैं। जेड रेखा पतले तंतु जेड रेखा को दृढ़ता से जोड़े रहते हैं। ए बैंड के तंतु ए बैंड के मध्य एक पतली रेशेदार झिल्ली जिसे एम रेखा कहते हैं उससे जुड़े रहते हैं। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का एक भाग एक संकुचन कार्य इकाई बनाता है जिसे हम सार्कोमेर कहते हैं। विश्रामावस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर मोटे मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर आच्छादित होते हैं। पतले तंतु के सिरे मोटे तंतुओं के सिरे के बीच में पाए जाते हैं और मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं को आच्छादित नहीं होता वह एच क्षेत्र कहलाता है। अब मैं आपको संकुचनशील प्रोटीन की संरचना बता रही हूँ। प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल आकार में कुंडलित एफ एक्टिनों के बने होते हैं। प्रत्येक एफ एक्टिन जी एक्टिन गोलाकार है तो जी एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। एक दूसरे के प्रोटीन ट्रिप्सोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में आते हैं। एक जटिल ट्रिप्नोसिन प्रोटीन अणु ट्रिप्नोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाए जाते हैं। विश्राम अवस्था में ट्रिप्नोनिन एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनने वाले सक्रिय स्थानों पर ढक कर रखी जाती है। प्रत्येक मायोसिन तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकल प्रोटीन जिन्हें हम मायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु बनाते हैं। प्रत्येक मैरोमाइसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। सिर को भारी मायोसिन जिसको कि HMM और पूंछ की ओर हल्का मैरोमाइसिन जिसको LMM कहते हैं। मैरोमाइसिन अवयव अर्थात सिर और छोटी भुजा में नियत दूरी पर आपस में एक नियत दूरी और एक नियत
कोण पर ए तंतु के बाहर की ओर उभरे रहते हैं, जिसे हम क्रॉस भुजा या क्रॉस आर्म कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है, जिसमें एटीपी के बंधन स्थान एक्टिन के लिए सक्रिय होते हैं। अब मैं आपको पेचिश संकुचन की क्रियाविधि बता रही हूँ। पेचिश संकुचन की क्रियाविधि के सिद्धांत जो है संपृक्त तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह इसको समझा जा सकता है, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका तंत्र द्वारा एक संकेत प्रेरण से पेशीय संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन और एक पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्र की और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को हम तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अंत्य पट्टिका के नाम से जानते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचता है। ये तंत्रिका संचारी इसमें से मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में विशेष क्रिया विभव उत्पन्न करता है। यह समस्त पेशीय रेशे एक फैल जाते हैं, जिससे सार्कोलेमा में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन स्तर के वृद्धि से एक्टिन तंतु ट्रिप्नोनिन और उप इकाइयों का कैल्शियम बंध बनाकर उसमें कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन से ढके सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का इसमें उपयोग करके मायोसिन शीर्ष एक्टिन पर खुले सक्रिय स्थानों पर क्रॉस सेतु बनाने से बंध जाते हैं। इस बंध के जुड़े हुए एक्टिन तंतु ए बैंड के केंद्रों को दोनों तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी ए रेखा भी अंदर की तरफ खिंच जाती है। इसे सार्कोमेयर छोटा हो जाता है, अर्थात संकुचित हो जाता है। ऊपर के चरणों से यह स्पष्ट है कि पेशी के छोटे होते हुए अर्थात संकुचन के समय टी बैंडों की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंडों की लंबाई ज्यों की त्यों रहती है। एडीपी और P2 मुक्त होकर मायोसिन विश्राम अवस्था में चला जाता है। एक नए एटीपी बंध के क्रॉस सेतु टूटते हैं। मायोसिन शीर्ष एटीपी पर अपघटित कर पेशी की ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराता है, किंतु तंत्रिका संवेगी समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम का अवशोषण एक्टिन स्थल पर पुनः ढक जाता है। इसके फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती हैं, अर्थात शिथिलन हो जाती हैं। अलग अलग पेशियों के रेशे प्रतिक्रिया अवधि अलग अलग होती है, उसमें कुछ अंतर हो सकता है। पेशियों में बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन का अवयवी विखंडन और लैक्टिक अम्ल का जमाव होने से थकान महसूस होती है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाले लाल रंग के मायोसिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वो लाल रंग की दिखती हैं। ऐसी पेशियाँ जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है, वो एटीपी के निर्माण के लिए भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी की पेशियाँ भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग के अथवा श्वेत रंग के प्रतीत होते हैं। उन्हें श्वेत पेशियाँ कहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में होते हैं, लेकिन पेशी द्रव जालिका अत्यधिक मात्रा में होते हैं। ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए कि आप बिना जबड़ों के भोजन को दांतों के द्वारा चबा सकते हैं क्या? बिना पैरों के अस्थियों के आप टहल सकते हैं क्या? अस्थियां उपास्थियां विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक है, जो मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति में कठोर हो जाती हैं, जबकि जो कॉन्ड्रोटाइन लवण उपास्थियों में मैट्रिक्स में आनयन बनाते हैं। मनुष्य में यह 206 अस्थियां पाई जाती हैं और कुछ उपास्थियां होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां या अस्थियां होती हैं, जो शरीर में मुख्य अक्ष पर फैली रहती हैं। करोटी, मेरुदंड उपास्थि, जिसको स्टर्नम कहते हैं,
उरोस्थी मतलब स्टर्नम, पसलियाँ अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। जो करोटी होती है उसमें हड्डियां जो है समुच्चय और कपालीय और फेसियल मतलब कि क्रेनियल और फेसियल इनका योग होता है 22। कपालीय अस्थि जो है वो संख्या में 8 होती हैं। मस्तिष्क एक कठोर रक्षक में आवरण में रहता है जिसको हम कपाल कहते हैं। जो फेसियल हमारा है फेस, उसमें हमारी 14 हड्डियां पाई जाती हैं, 14 अस्थियों का ये बना हुआ रहता है। और इसमें एक यू आकार की एकल अस्थि जिसको हायोइड मुख गुहा के बीच में स्थित होती है, यह कपाल की से सन्निहित भी रहती है। इसमें कर्ण की 3 छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये कर्णस्थियाँ कहलाती हैं। कशेरुक के दंड के अग्रभाग में 2 अनुकापाल या ऑप्टिकल कॉन्ड्यूल्स होते हैं और जो कि संधि योजन करते हैं आपस में। अब हम कशेरुक के दंड की बात कर रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम, इसमें क्रम और व्यवस्थित पृष्ठ भाग में 26 इकाइयाँ होती हैं जिन्हें हम कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता है या मुख्य ढांचे का निर्माण करता है। हर एक कशेरुक के बीच में खोखला स्थान होता है, मेरुदंडु जिससे होतो निकलती है, जिसको कि अपन स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। प्रथम कशेरुकी एटलस होती है, यह अनुकपाल अस्थि कंधों के बीच संधि योजन करने का काम करता है। कशेरुकी दंड कपाल की ओर प्रारंभ होता है। इस तरह से ग्रीवा में 7, वक्ष में 12, कटी में 5, त्रिक से सैक्रिमी 1 संयोजित और अनुनात्रिक 1 संयोजित कशेरुकी में विभाजित रहता है। ग्रीवा कशेरुकी की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। कशेरुकी दंड मेरुदंड की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाता है, पसलियों और पीठ की पेशियों की संधि स्थल का निर्माण करता है। स्टर्नम वक्ष मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है, यह एक चपटी अस्थि होती है। पसलियाँ या रिब्स 12 जोड़ी होती हैं, प्रत्येक पसली पतली होती है जो पृष्ठ भाग में कशेरुकी दंड और अधर भाग में अरोस्थी के साथ जुड़ी रहती है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधि संयोजन होते हैं जिसके कारण इसे हम बाइसेफल कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों में वास्तविक पसलियां जिनको हम कहते हैं, पृष्ठ में ये वक्षी कशेरुकी और आधारीय भाग में ये अरोस्थी के साथ हाइलाइन कैटिलेज की सहायता से जुड़ी रहती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियों के अरोस्थी के साथ सीधे संधि योजित नहीं होती है, बल्कि कचाप उपास्थि के उपयोग से या सहयोग से 7वें पसली में जुड़ जाती है। इन्हें हम वर्टिब्रल क्वाड्रल क्रूड पसलियाँ भी कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियाँ 11वीं और 12वीं अधर में जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियाँ और अरोस्थी मिलकर पसली पंजर का निर्माण करती हैं। पैर की अस्थियाँ मेखला और उसके उपांगी कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं। अग्रपाद में की अस्थियाँ होती हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कपाल, मेटाकार्पस और फेलिंजेस। फीमर, टीबिया, फेब्युला, टार्सस, मेटाटार्सस जो कि उंगली की अस्थि फेलिंजेस। ये कप के आकार की अस्थियां जिन्हें हम पटेला कहते हैं, घुटने के अधर की ओर ढकी रहती है, इसको घुटना फलक भी कहा जाता है। अंश और श्रोणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल और क्रमशः अग्र और पश्च पादों में संधि योजन की सहायता करती हैं। प्रत्येक मेखला में 2 आधे आधे भाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लैविकल और एक स्कैपुला होती है। स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे और 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार, एक विस्तृत चपटे प्रबंध होते हैं जिन्हें हम एक्रोमेन कहते हैं। क्लेविल के इसके साथ संधि योजित करती है। एक्रोमेन के नीचे एक अवमन जिसे कि ग्लेनोइड गुहा कहते हैं।
ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों के जोड़ बनाने के लिए संधि योजन यह करती है। प्रत्येक क्लेविल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इन्हें हम सामान्यतः जत्रुक कहते हैं या कॉलर बोन के नाम से इनको हम कॉलर बोन के नाम से हम इनको जानते हैं। श्रोणि मेखला जिसको कि पेल्विक गर्डल कहा जाता है में श्रोणियाँ अस्थियाँ होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि में 3 अस्थियों का संलयन होता है, इलियस, इम्बियस और प्यूबिस। इन अस्थियों का संयोजन स्थल एक ही गुहा एस्टिबुलम में होता है जिससे अरू अस्थि संधि संयोजन करती हैं। अधर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन बनाते हैं जिसमें रेशेदार उपास्थियां पाई जाती हैं। संधियां और जोड़। संधियां और जोड़ हर प्रकार की गति के लिए ज़रूरी हैं। इनसे शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं जिससे शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति और इसका कोई अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियां अथवा अस्थि के एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। जोड़ों के द्वारा गति के लिए पेशीय जनित बल का प्रयोग किया जाता है। इसे हम फलक्रम की तरह यह कार्य करता है। इन जोड़ों की गति अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। जोड़ों में मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूप में हम इनको वर्गीकृत करते हैं, रेशीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल स्त्राव। रेशीय जोड़ किसी भी प्रकार की गति नहीं होने देते। इस प्रकार के जोड़ों के द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशीय संयोजी ऊतकों की सहायता से सीवन के रूप में कपाल बनाने से संयोजित करती हैं। उपास्थि युक्त जोड़े अस्थियों के आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। कशेरुकी दंड के 2 निकटवर्ती कशेरुकी के बीच यह जोड़ होता है जो सीमित गति होने से होता है। साइनोवियल जोड़ इसकी यह विशेषता है कि 2 अस्थियों के संधि योजन स्तरों पर एक तरल होता है जिससे हम साइनोवियल गुहा की उपस्थिति भी यहाँ पाई जाती है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव होती है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति या सहायता करते हैं। कंदुक खलिका संधि जो ह्यूमरस और अंश मेखला में होती है, कब्जा संधि जो घुटना में होती है, भूराग्र संधि जो कि पाइवॉइड संधि एटलस और वक्ष के बीच होती है, विसर्पी संधि जो ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं जो कार्पल्स के बीच होता है, सैंडल जोड़ जो कि अंगूठे और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच होता है। ये कुछ इसके उदाहरण थे। अब मैं आपको कंकाल तंत्र के विकार बता रही हूँ, पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार। पहला आपका है माइस्थेनिया ग्रेविस। यह स्वप्रतिरक्षित विकार है जो तंत्रिका पेशिका संधि को प्रभावित कर देता है। इससे कमजोरी और कंकाल पेशियां पक्षघात हो जाती हैं। दूसरा है पेशीय दुष्पोषण। विकारों के कारण कंकाली पेशी में अनुक्रमित उपहासन हो जाता है। अपतानिका, इसमें शरीर के कैल्शियम आयनों की कमी हो जाती है जिससे पेशी में तीव्र ऐंठन होने लगती है। संधि शोथ जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों में शोध होना। अस्थि सुश्रिता ऑस्टियोपोरोसिस इसको बोला जाता है। यह संबंधित विकार है अस्थि से। ये उम्र से रिलेटेड है एक्चुअली, जिसमें कि अस्थि के भंग होने लगती हैं एस्ट्रोजन स्तर की कमी से। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला है गाउट, जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमा हो जाना, यह गाउट कहलाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया गमन संचलन के बारे में कि पेशियाँ क्या हैं, पेशियाँ कितनी प्रकार की हैं, कंकाल तंत्र क्या है और संकुचनशील कैसे होती हैं पेशियाँ, पेशियों का काम क्या है और इसके अलावा जोड़ किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कशेरुकी दंड के बारे में ज्ञान दिया। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न बता रही हूँ, आप उनको हल कीजिए। निस्संदेही वह आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद।